चलिए, आज का जो पहला सवाल है भैया, वो सवाल ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना है। मतलब जो एनडीबी है उसमें चेयरमैन कौन है या अध्यक्ष कौन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष, या इसे शॉर्टकट में आप कह सकते हैं कि एनडीबी का नया अध्यक्ष। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष। जब जब बड़ी बड़ी संस्थाओं में कोई फेरबदल होता है ना, कोई अध्यक्ष बदला जाता है या महासचिव चेंज होता है, तो वो भी सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं। तो एनडीबी में चेयरमैन के पद पर इस समय कौन है, किसको बनाया गया था 2023 में, और अभी भी वही है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि एनडीबी का नया अध्यक्ष कौन बना था या इस समय कौन है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो देखो, ये जो एनडीबी है ना, इसका एक अन्य नाम है, इसको कहते हैं ब्रिक्स बैंक। क्या कहते हैं इसको भाई? ब्रिक्स बैंक को ही न्यू या नई विकास बैंक बोला गया है। तो जो ब्रिक्स बैंक है उसी को क्या बोला गया है? इसी को ब्रिक्स बैंक को एनडीबी कहते हैं, या आप यूं कहें कि इसी को हम जो है नई विकास बैंक कहते हैं। तो जो नई विकास बैंक है वो एनडीबी है। क्या है भैया? एनडीबी। अब आपने सुना होगा कि जो एनडीबी है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है। एनडीबी का अध्यक्ष किसको बनाया गया, सवाल ये है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जमा लेते हैं। बैकग्राउंड जमाने का मतलब ये है कि जो एनडीबी है उसकी स्थापना कब हुई थी। एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? एनडीबी कब बना था? तो सन 2014 में। कब बना था? 2014 में एनडीबी बना था 15 जुलाई को। एनडीबी की स्थापना हुई थी भैया 15 जुलाई 2014 को। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया एनडीबी का हेडक्वार्टर बनाया गया संघाई में। और संघाई जो है वो सबसे बड़ा शहर है चीन का। चीन का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है संघाई। तो संघाई में एनडीबी बनाया गया। ठीक है, और जब एनडीबी 2014 में बना था तो उस समय ब्रिक्स में 5 देश थे। 5 देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने 100 अरब डॉलर लगा के एनडीबी को बनाया था। और मकसद इन सब का यही था कि आने वाले समय में अगर किसी 5 मुल्कों में से किसी भी मुल्क को आर्थिक तंगी आती है तो एनडीबी जो है उसकी हेल्प करेगा। जैसा आपने देखा होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे आईएमएफ है। ठीक है, तो ये इन 5 देशों का बैंक था और इनका मकसद यही था कि अगर कोई देश ऐसा है जो आर्थिक तंगी से बदहाल है तो उसको निकालने का काम इन 5 देशों में एनडीबी करेगा। तो इसकी पूंजी कितनी लगाई थी शुरू में? कितनी पूंजी थी इसकी प्रारंभिक पूंजी? तो इसकी प्रारंभिक पूंजी जो थी बेटा 100 अरब डॉलर। 100 अरब और डॉलर
लगा के इसको बनाया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता, 5 देश थे शुरू में, 5 देश एनडीबी के संस्थापक देश हैं। एनडीबी के संस्थापक देशों की संख्या कितनी है, 5। तो इसमें क्या होता है ना, अध्यक्ष कोई एक नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आप एडीबी पढ़ेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। तो उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है वो जापान की है, इसलिए चेयरमैन जो बनता है एनडीबी का वो कोई ना कोई जापानीज होता। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा जो लगा हुआ वो अमेरिका का है, इसलिए वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन अध्यक्ष वो हमेशा अमेरिका का ही होता है, यह अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ होता है। अब अजय पाल सिंह बंगा बनाए गए हैं तो वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, है ना, और वो अमेरिका ने बनाए हैं। तो इसी प्रकार से जो है एनडीबी में है और वर्ल्ड बैंक में है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 5 देशों ने बराबर रकम लगाई है, जिनमें भारत है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, रसिया है और ब्राज़ील है। इन सब ने बराबर पैसा लगाया, इसलिए अध्यक्ष का जो पद है ना वो रोटेट प्रक्रिया में होता है। ठीक है, तो इस बार जो है एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में जो नामित किया गया है या उनको बनाया गया है, अध्यक्ष जो है एनडीबी में, उनका नाम है जो इस समय है डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ हैं और ये किस देश से आती हैं, ब्राज़ील से। फीमेल है ये, और ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं, अर्थशास्त्री है, इकोनॉमी का अच्छा ज्ञान है, इकोनॉमिक्स का उनको, और वो ब्राज़ील में पहले राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुकी हैं। और डिल्मा रूसेफ को अब जो है एनडीबी का चेयरमैन बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछेंगे उनका नाम क्या है, डिल्मा रूसेफ किस देश की है, ब्राज़ील की है। अब सवाल ये आता है कि जो एनडीबी है ना, एनडीबी है, उसमें एक सवाल बदला है कि जो एनडीबी है, एनडीबी के सदस्य देश कितने हैं, एनडीबी के सदस्य देश कितने हैं जो एनडीबी में शामिल हैं। तो देखो मैं आपको बात बताऊं, 5 तो वही है संस्थापक, 5 संस्थापकों में कौन कौन है, जैसे कि ब्राज़ील इसी में है, एनडीबी का है, मेंबर भी है, वो संस्थापक भी है। उसके बाद में रूस, इसके बाद में भारत, के बाद में चीन, के बाद में दक्षिणी अफ्रीका। तो 5 देश तो ब्रिक्स बैंक के मेंबर भी हैं और संस्थापक भी हैं शुरू से ही। क्लियर होगी बात। अब जो नए जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं, अब यही तो तुमसे गड़बड़ करा लेगा, यही तो तुमसे गलती करा लेगा। अब आपको पता होगा कि सन 2024 में ब्रिक्स का विस्तार हो गया है। कितने नए देश जुड़ गए, 5, जिनमें एक सऊदी अरब जुड़ा, एक ईरान जुड़ा, एक यूएई जुड़ा, एक इथोपिया जुड़ा और एक मिस्र जुड़ा। तो इनको मिलाकर 1 जनवरी 2024 से 10 हो गए हैं, 10 हो गए ना। अब सवाल यही तो है कि ब्रिक्स में 10 हो गए हैं, लेकिन ब्रिक्स बैंक में कितने हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स बैंक में जो नए जुड़े हुए देश हैं, समय समय पर जुड़े हैं, उनका नाम देख लेना। एक देश है जो जुड़ा है यूएई, यूएई, इसका मतलब यूएई जो है वो ब्रिक्स का भी मेंबर है और ब्रिक्स बैंक का भी मेंबर है, ब्रिक्स में भी है और ब्रिक्स बैंक में भी है वो। एक देश ऐसे आप नाम सुनोगे जिसको जोड़ा गया, हाँ, उसका नाम है बेटा मिस्र। तो मिस्र जो है देखिए ब्रिक्स में भी है और ब्रिक्स बैंक में भी है। एक देश जो जोड़ा गया उसका नाम है उरुग्वे। अब देखो उरुग्वे जो है वो एनडीबी का तो मेंबर है,
लेकिन उरुग्वे ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। ठीक है, एक ऐसी देश जोड़ा गया है, उसका नाम है बांग्लादेश। कौन सा? अच्छा, बांग्लादेश जो है वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, ब्रिक्स का मेंबर नहीं है वो, लेकिन ब्रिक्स बैंक का मेंबर है। करेक्ट। और अभी 2024 में एक देश और शामिल हुआ है, उसका नाम है अल्जीरिया। क्या नाम है? अल्जीरिया 2024 में, इसी साल एनडीबी का मेंबर बना है। तो एनडीबी में भी 10 हैं और ब्रिक्स में भी 10 हैं, लेकिन एनडीबी के 10 और ब्रिक्स के 10 समान नहीं है। अब वो तुमसे ये पूछ लेगा कि बताइए इन सन 2024 में इनमें से कौन सा देश एनडीबी का सदस्य बना है? कौन सा देश एनडीबी का सदस्य बना है? पहला ऑप्शन में लिखेगा अल्जीरिया, दूसरे में लिखेगा इथोपिया, तीसरे में लिखेगा मान लो सऊदी अरब, चौथे में लिखेगा ईरान। और आपको लगेगा कि पेपर बनाने वाले ने गलती कर दी है। गलती ये कर दी है कि तुमसे पूछा गया कि बताओ 2024 में इनमें से कौन सा देश एनडीबी का सदस्य बना है? अल्जीरिया, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया मान लो, 4 विकल्प हैं। आपको लगेगा कि यार यूएई भी ब्रिक्स में है, सऊदी अरब भी है, इथोपिया भी है, अल्जीरिया है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल गलत है। फिर तो सवाल गलत नहीं है, सवाल सही है। अल्जीरिया कंट्री को ब्रिक्स बैंक का मेंबर बनाया गया है। अच्छा, इनमें से बताओ कौन कौन से देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं है? जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, तो देखो उरुग्वे भी ब्रिक्स का नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है और अल्जीरिया भी नहीं है। ये 3 देश हैं। इसका मतलब 7 देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स के मेंबर भी हैं और ब्रिक्स बैंक के भी मेंबर हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट था, याद रख लेना, सवाल यहाँ से बनता ही है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे करंट के मामले में भी। देखो ये करंट भी है और ओल्ड भी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ करंट है। करंट होता तो मैं 2 बातें लिखवाता। पहली बात लिखवाता कि ब्रिक्स बैंक की जो चेयरमैन बनी है उनका नाम डिल्मा रूसेफ है, और एक लिखवा देता कि अल्जीरिया ब्रिक्स बैंक में जुड़ा, काम खत्म हो गया। यहाँ आपको टोटल जानकारी बताई गई है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, एक है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 2023 में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया? 23 वाला। ये अवार्ड आ सकते हैं और आते ही है। एसएससी 1 साल बैक में चलती है तो पूछ लेगी किसको दिया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जिसको दिया गया है, या जिसने जीता है, या इसका जो विजेता बना है, या जिसको प्रदान किया गया है, उनका नाम है आलिया मीर। उनका नाम है आलिया मीर और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। रहने वाली जो है वो जम्मू कश्मीर की हैं, आलिया मीर। और किस काम के लिए इनको सम्मानित किया गया है? तो इन्होंने एक काम है, हाँ, इन्होंने सांपों का रेस्क्यू किया है। सांपों का रेस्क्यू। सांपों का रेस्क्यू किया है इन्होंने। किसने?
आलिया मीर ने। सांपों के रेस्क्यू का मतलब ये है, तुमने देखा होगा जंगल के इलाके में अक्सर लोग आजकल घर बना रहे हैं, है ना, कि चलो जंगल में बनाएंगे, फार्म हाउस रहेगा, ताज़ी हवा खाएंगे, ठीक है, तो वहाँ घर बना लिया। अब वो चूँकि जंगल का इलाका है तो जंगली जानवरों का क्षेत्र है, तो वहाँ तो वो घूमेंगे, उनका इलाका है वो, तो घर में सांप निकल आए तो लोगों ने सांपों को मारना शुरू कर दिया। रेस्क्यू करना मारना नहीं होता, क्योंकि इस सृष्टि में हर जीव का अपना एक किरदार है और हर एक को रहने का अधिकार है। ये सृष्टि जो है वो इंसान के बाप की नहीं है, ये सबके बाप की है। लेकिन इंसान चूँकि इकल खुरा है, उसे लगता मैं ही रहूँ, मेरा ही नाम चले, और वो क्या कर रहा है, अपने झूठे फरेब के चक्कर में कहीं ना कहीं जीवों की हत्या कर रहा है। इन्होंने क्या करा है, बहुत सारे सांपों का, बहुत सारे जंगली जानवरों का रेस्क्यू करा है, उनको पकड़ा है, बंद करा है और फिर जंगल के इलाके में छोड़ दिया है। देखो, मारना और रेस्क्यू करना बहुत बड़ी बात है। मारना और उसे पकड़ के जंगल में छोड़ देना ये अलग बात है, क्योंकि प्रकृति में जंगली जीवों का योगदान भी इतना ही है जितना हमारा है। बल्कि हमने जो है इस पृथ्वी पर कब्जा जमा रखा, हमने जंगलों के सफाई कर दिए और घर बनाने शुरू कर दिए। आप जब पहाड़ी इलाकों में, जंगल के इलाकों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट, ढाबे, तमाम इस तरह होटल चल रहे हैं, है ना, वो इलाका जो है वो किसका है, वो जानवरों का इलाका है। अच्छा, किसी के घर को छीनोगे तो अटैक तो होगा, भाई हमारा घर है, और कुछ लोग आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं घर में से निकलो, तोड़ फोड़ करके चले जा। लेकिन हम अगर बेबस भी होंगे तो वेट जरूर करेंगे कि जिस दिन मौका पड़ेगा उस दिन बताएंगे तुझे हम, चल आज कुछ नहीं कह रहे। ऐसा होता है नहीं होता? तो ऐसी जानवरों के आवास हमने ख़त्म कर दिए, वन कटते चले जा रहे हैं, पेड़ कटते चले जा रहे हैं, है ना। तुमने देखा होगा गांव में भी हर घर की बैठक पे एक पेड़ होता था, अब ना बैठक है ना पेड़, गांव में भी ख़त्म हो गए, बैठक ही ख़त्म हो गई। बैठक के आंगन में पेड़ था वो ख़त्म हो गया। उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी अब कहाँ जाएं? आपने तो सोचा कि नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये हमारे घर में है और ये हमारा पेड़ है, हम जब चाहें जब इसे काट दें। आपने काट दिया, लेकिन कितने जीवों के आवास आपने छीन लिए, कितने जीव वहाँ पर रहते थे। तो इस तरह से जो है जीवों का इस सृष्टि में योगदान है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि दुनिया एक चैन रिएक्शन पर चलती है, एक श्रृंखला है और हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। सारे पेड़ काट दो, पूरी दुनिया से पेड़ गायब कर दो, ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? क्योंकि ऑक्सीजन के निर्माता कौन है? पेड़ पौधे हैं, ठीक है। और जितना ये नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा आपको? क्योंकि प्रकृति में, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, नहीं है, और आबादी 8 अरब है। जब 21% ही होगी तो हम 21% में से यूज करेंगे नहीं करेंगे? और जब यूज करेंगे तो उसकी परसेंटेज, क्योंकि बन तो है नहीं रही अब, उसकी परसेंटेज क्या होगी? कम होती चली जाएगी। आने वाले कुछ वर्षों बाद ऑक्सीजन ख़त्म, और ऑक्सीजन का ख़त्म होना इस मतलब इंसान का ख़त्म होना। तो इसका मतलब ये है कि हम पेड़ों पर आश्रित हैं, पेड़ हम पर आश्रित हैं। तो जीवन जो है वो एक दूसरे के सहयोग से है। इसलिए कहा जाता वातावरण में, प्रकृति में, इन्वायरमेंट में, कि ये जो चीज़ें खोने के लिए नहीं है, बल्कि इनको अब सेव करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले प्रथम व्यक्ति,
प्रथम व्यक्ति। गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता होगा मुंबई में है, और एलिफेंटा की गुफाएं भी मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में। तो यहाँ तक तैरने का रिकॉर्ड बनाया है एक व्यक्ति ने। उनका नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या है? उनका नाम पूछ रहे हैं, उनका नाम बताइए क्या है। ठीक है, उनका नाम पूछा गया है कि रिकॉर्ड किसके नाम है और किसने बनाया है। तो इस काम को जिस व्यक्ति ने अंजाम दिया है उनका नाम है कृष्ण प्रकाश। उनका नाम क्या है? कृष्ण प्रकाश है, और वो जो हैं आईपीएस ऑफिसर हैं। इंडियन पुलिस सर्विस में कौन है वो? आईपीएस पुलिस ऑफिसर हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो केवल तैराक हैं, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर हैं। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक की दूरी है तैराकी में, ये दूरी है लगभग 16.2 किलोमीटर। अरब सागर में है, 16.2 किलोमीटर की दूरी है। और कितने समय में इन्होंने इसको तैर कर पार कर लिया है? तो लगभग 5 घंटे 26 मिनट, 5.5 घंटे मान सकते हैं। 5.5 घंटे में कितना तैरे हैं ये? 16 किलोमीटर मान लो कि 16 किलोमीटर को तैरकर पार करने में इन्होंने 5.5 घंटे का समय लिया है। तो पहला सवाल सुन लीजिए, सवाल क्या बनेगा? गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति का नाम है कृष्ण प्रकाश, आईपीएस ऑफिसर हैं वो, ठीक है। और उनके नाम एक उपाधि भी है, पता, उनको एक उपाधि भी दी गई है। उपाधि का नाम है आयरन मैन। इनको एक उपाधि भी प्राप्त है और इनकी उपाधि है आयरन मैन। अब आयरन मैन का मतलब वही हो गया लोह पुरुष। आयरन मैन की उपाधि ऐसे नहीं मिलती, आयरन मैन की उपाधि ऐसे ही नहीं मिलती। आयरन मैन की उपाधि के लिए कुछ शर्तों को पार करना होता है, कुछ शर्तों को पार करना होता है। मैं आपको बता दूं, आयरन मैन बनने के लिए, उपाधि के लिए, देखिए, बनने के लिए 16 या 17 घंटों में आपको 16 या 17 घंटे मिलेंगे। 16 या 17 घंटों में आपको 3.8 किलोमीटर तैरना होता है। 3.8 किलोमीटर क्या होता है? तैरना होता है। अब तुम कहोगे भाई साहब ये तो कितना तैर लिए, 16 किलोमीटर है, कितने घंटों में? 5 घंटों में। यहाँ तो 16-17 घंटे बता रहे हो, तो ये काम तो हम भी कर लेंगे, तो हम भी आयरन मैन है ना। अब सुनिए, प्लस इसके साथ और क्या करना है? इसके साथ इन्हीं 15-16 घंटे के टाइम में आपको और क्या करना है? 180.2 किलोमीटर साइकिल चलानी है। 180.2 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, साइकिल चलानी है आपको। इसी टाइम में 16-17 घंटे में ही आपको ये काम करना है। और सुनिए, इसके साथ और क्या करना है? अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है। आयरन मैन ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, आयरन मैन इसलिए कह रहे हैं कि आपको इसी 16-17 घंटे में तकरीबन 42.2 किलोमीटर दौड़ना भी है। ये दौड़ना भी है आपको भैया।
मतलब ऐसी उपाधि लूट रही हैं, आयरन मैन है भाई। अब नहीं, शुरू में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी बात हो रही है ना, हम भी कर लेंगे इस काम को। तो सवाल ये कि ऐसा व्यक्ति जो इन सभी शर्तों को 16 या 17 घंटों में पार करता, दिन मिलते हैं 3 लगातार नहीं, टाइमिंग तो ऐड होगी ना आपकी। जैसे मान लो पहले दिन ये आपकी प्रतियोगिता हुई, तो इसमें जितना कम समय लगाओगे उतना आगे तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा। फिर दूसरे दिन ये वाली प्रतियोगिता हुई और तीसरे दिन ये वाला कंपटीशन हुआ। इन तीनों कंपटीशन का समय जो है वो 16-17 घंटों से ज़्यादा ना हो। अगर 16 या 17 घंटों के आसपास ये समय बीतेगा तब आपको उपाधि मिलेगी, कौन सी? आयरन मैन। तो ऐसी आयरन मैन नहीं कहा जा रहा, ठीक है। तो इनके पास एक उपाधि और भी है आयरन मैन की, इसलिए पेपर में आ सकता है। एसएससी ऐसे सवाल ढूंढ के लाती है, ऐसे सवाल एसएससी ढूंढ के लाती है। मुझे लगता है कि इस बार ये वाला सवाल लिखा हुआ मिलेगा आपके पेपर में। या तो ऐसे मिल जाएगा कि आयरन मैन की उपाधि प्राप्त उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने का रिकॉर्ड बनाया है। तो उनका नाम कृष्ण प्रकाश। चलिए अगला सवाल है, विश्व की प्रथम तरल हाइड्रोजन से संचालित नौका। विश्व की प्रथम तरल हाइड्रोजन से संचालित नौका जो नौकाएं होती हैं ना, नौका को फेरी भी कहते हैं। नौका को क्या कहते हैं? छोटी नाव को फेरी भी कहते हैं। तो देखिए दुनिया की पहली ऐसी नाव जिसको चलाने के लिए द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया गया है। भाई द्रव हाइड्रोजन कह दो या फिर तरल हाइड्रोजन कह दो, एक ही बात है, या लिक्विड हाइड्रोजन कह दो। तो ऐसी कौन सी नौका है जिसको चलाने के लिए द्रव हाइड्रोजन या तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है? और ये नौका किस देश ने बनाई है, मतलब किस देश ने स्टार्ट करी है? अब ये दुनिया की पहली है तो पहली रहेगी, अब जो बनेंगी इसके बाद ही तो आएंगी, ठीक है। तो इस नौका का जो नाम है, इसको नाम दिया गया है MF हाइड्रा। MF हाइड्रा। अब चूंकि हाइड्रा शब्द आ गया तो मैं यहां लिखवा देता हूं, ये जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा क्या है? ये जलजीव है, यह जलीय जीव है और इसके बारे में कहा जाता है यह अजर और अमर है। अजर व अमर है, मतलब इसकी प्राकृतिक मौत नहीं है। प्राकृतिक मौत होने का मतलब यह है कि वो अपनी मौत मरेगा, ठीक है। बताया जाता है कि हाइड्रा जो है वो लगभग 45 दिन के बाद अपने अंगों का रिन्यूअल कर देता है, अपने अंगों का रिन्यूअल कर देता है 45 दिन के अंदर, लगभग 45 डे में। और ये कहा जाता है कि देखिए ये जो हाइड्रा है
इसके बारे में ख़ास बात यह है कि अगर हाइड्रा के आपने 10 टुकड़े कर दिए, काट दिया हाइड्रा को, वो प्रत्येक अलग कोशिका से एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो अगर आपने हाइड्रा के 10 टुकड़े कर दिए तो अब एक हाइड्रा नहीं रहेगा, अब वो 10 हाइड्रा हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? कितने बन जाएंगे? 10 हाइड्रा बन जाएंगे। तो कौन सा ऐसा जीव है जो अजर और अमर है? भाई अजर इसलिए है, अजर का मतलब होता है जो कभी जर ना हो, मतलब बूढ़ा ना हो। तो बूढ़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये वाला हाथ है, मान लो पुराना हो गया, उतार कर रख दिया, दूसरा वाला आ गया है, बोल ऐसी तो होगा। जैसा आपने देखा होगा कि कभी कभी छिपकली की पूंछ कट जाती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो पूंछ नई डेवलप हो जाती है ना। तो छिपकली की अगर पूंछ कट भी गई हमसे, छिपकली ने पूंछा मुड़ कर देखा, घूर कर देखा, है ना, पूंछ काट दी, चल कोई बात नहीं है, थोड़ा हम ही सब्र कर लेंगे, है ना। तो उसकी पूंछ कट गई तो नई पूंछ आ जाएगी, ठीक है। तो अजर इसलिए है क्योंकि वो उसके अंगों का रिन्यूअल होता रहता है, मतलब वो 45 दिन के बाद में नए ऑर्गन्स आते रहते हैं। अमर इसलिए है क्योंकि मर नहीं सकता हाइड्रा। तो याद रखना कौन सा जीव ऐसा है जो अजर और अमर है, कौन सा जीव ऐसा है जो 45 दिन के अंतराल पर लगभग अपने अंगों का रिन्यूअल करता रहता है, कौन सा जीव ऐसा है कि जिसके जितने ज़्यादा टुकड़े करोगे उतने ही नए जीव उससे पैदा होंगे, तो वह है हाइड्रा। इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रखा गया है MF हाइड्रा। ये भी अमर ही मान लो। किस मामले में अमर? देखिए, जिस देश ने इसको चलाया है वो है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी आपको पता है ओस्लो है, वहाँ से शांति का नोबल दिया जाता है। एक कंपनी है नॉर्वे में जिसका नाम है नोरलैंड एक कंपनी है जिसने उसको बनाया है। तो कंपनी वगैरह तो याद रखने की तुम्हें कोई आवश्यकता है नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि ये हाइड्रा, MF हाइड्रा फेरी का नाम है, नौका का नाम है, नॉर्वे ने उसको बनाया है। एक्चुअल क्या है कि जो बड़े बड़े पानी वाले जहाज नहीं होते, ये जो चलते हैं तो इनमें ईंधन के रूप में डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल होता। तो जब ये चलते होंगे, बड़े बड़े जहाज हैं, है ना, 15-15, 10-10 मंजिले जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज। जितना जहाज आपको ऊपर से नज़र आता है उसका 9 गुना ज़मीन के नीचे होता है, पानी के नीचे होता, मतलब भारी भरकम होता है वो। उसको चलाने के लिए ईंधन का खर्चा भी ज़्यादा होता है, प्लस उससे धुआं निकलेगा तो कार्बन उत्सर्जन भी ज़्यादा होता है। इस द्रव हाइड्रोजन से एक फ़ायदा ये है कि धुआं रहित है, तो जो पोल्यूशन है वो नहीं होगा। अब दुनिया पूरी इधर मुड़ के देख रही है कि पोल्यूशन को कैसे कम करा जाए। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई सौर ऊर्जा को लेकर आ रहा है, कोई द्रव हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ अलग तरीके की बातें जो है दुनिया में आ रही हैं इस तरह से। चलिए, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला प्रथम राज्य है। प्रथम राज्य है। पहले सवाल का मतलब समझिए, जल्दबाजी में ना रहिए आप। वो राज्य कौन सा है जिसने उस राज्य के अंदर जितना भी रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक तो समझते हैं ना, जहाँ जहाँ रेल की पटरियाँ बिछी हुई हैं वहाँ सब जगह लाइट का इंतज़ाम कर दिया है। ऐसा होता ना, आपने देखा होगा ये जो इंजन आ रहे हैं, एक तो रेलवे के वो इंजन हैं जो केवल लाइट से चलते हैं, केवल लाइट वाले, लेकिन कुछ इंजन हमारे यहाँ जैसे वंदे भारत का इंजन है
वो ओनली लाइट से चलेगा, उसका विकल्प दूसरा नहीं है। लाइट आएगी ठीक है, नहीं आएगी खड़ा रहेगा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ इंजन है इस समय वो डीजल वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, दोनों हैं। तो जब वो ट्रेन के जाती है ना अपने गंतव्य की तरफ, तो जहाँ तक लाइट है वो ट्रेन लाइट से चलेगी, और जहाँ आगे लाइट नहीं है, अभी आगे लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो वहाँ डीजल इंजन अपना काम करेगा। ऐसे हैं अभी। तो एक ऐसा राज्य बना है जिसने अपने यहाँ जितना भी रेलवे ट्रैक है उस पूरे रेलवे ट्रैक को जो है विद्युतीकृत कर दिया है, और ये काम करने वाला वो पहला राज्य बना है। और उस राज्य का नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा में अभी चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजे भी आ गए। कौन जीत गया? भारतीय जनता पार्टी जीत गई वहाँ पर, और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वहाँ पर नायब सिंह सैनी, वो दोबारा से सीएम बन गए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो याद रखें हरियाणा। एक और सवाल याद रखें, एक सवाल और आता है, चूँकि बात रेलवे की चल रही है तो मैं दो बातें यहाँ से और बता दूँ आपको। एक सवाल और आता है कि भारतीय रेलवे का जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कब तक हो जाएगा? भारतीय रेलवे, देखो आपने सुना होगा अब पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये घोषणा हुई थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने आप को 2070 तक पूरे भारत को जो है कार्बन शून्य उत्सर्जक देश बना लेंगे। कार्बन के उत्सर्जन में हमारा नंबर, इसे जीरो कर लेंगे मतलब हम। तो ये शून्य कार्बन, जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। ऐसा समझिए, जैसा मान लीजिए आप हैं, आपने कोई फैक्ट्री लगाई, आपके फैक्ट्री से जो धुआं निकला, उस धुएं से जो कार्बन निकलेगा, उस कार्बन को या कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए 100 पेड़ों की ज़रूरत है। तो आपने एक तरफ तो फैक्ट्री लगा दी, दूसरी तरफ आपने 100 पेड़ लगा दिए, तो कार्बन का उत्सर्जन तो हुआ, लेकिन वो कार्बन का उत्सर्जन कहाँ पहुँच गया? अब वो अवशोषित कर लिया किसने? पेड़ों ने। तो प्रकृति में कितना कार्बन बचा? इसे कहते हैं शून्य कार्बन उत्सर्जन। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कार्बन को पैदा ही नहीं करेंगे, कार्बन पैदा तो होगा लेकिन पेड़ों के द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाएगा। या फिर हम ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि इंडस्ट्री चलाएंगे तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन ना हो। जैसा मान लो पंखों को चलाने के लिए हम जनरेटर रख लें, तो जनरेटर में डीजल फूकेगा या पेट्रोल फूकेगा तो धुआं तो निकलेगा। इसका मतलब यह है कि या तो हम उस धुएं की खपत के लिए पेड़ लगाएं कि भाई हमारे जनरेटर का से जो कार्बन निकलता है इसके लिए 2 पेड़ों की ज़रूरत है, तो हमने कहीं भी 2 पेड़ लगा दिए। ये नहीं कि जनरेटर के पास में लगाएंगे कि हाथों हाथ ही सोखता रहे वो है, ऐसा नहीं है। हमने अपने खेत पर 2 पेड़ लगा दिए, जांच आई तो हमने कहा कि देखो जनरेटर हमारा जो है वो 2 पेड़ों के बराबर कार्बन पैदा करता है और हमने 2 पौधे 2 पेड़ लगा रखे हैं। इसका मतलब हमारा कार्बन उत्सर्जन क्या हुआ? जीरो हुआ। या फिर एक काम करें, जनरेटर ना लगा के सोलर पैनल लगा लें। पंखे तो चलाने ही है ना, बिना पंखे चलाए तो काम चलेगा नहीं। तो हमने सोलर पैनल लगा लिए। अब हमने सोलर पैनल लगा लिए, इसका मतलब हमारा कार्बन उत्सर्जन क्या हो गया? फिर अब पैदा ही नहीं हुआ। तो या तो ऐसे टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम, और नहीं तो फिर हम जो है जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उसकी खपत के लिए उतने ही पौधे का इस्तेमाल करेंगे।
और दुनिया में कार्बन की खरीदारी चल रही है, ठीक है, कार्बन की खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। तो भारतीय रेलवे का जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2030। बहुत तेजी से कह रहे हैं कि हम 2030 तक स्वयं को क्या कर देंगे, कार्बन, हाँ, जीरो कार्बन उत्सर्जक बना लेगा इंडियन रेलवे। एक सवाल सुना होगा, भारत की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं बेटा, भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। इंडियन रेलवे को, ठीक है। चलिए भाई, अगला जो सवाल है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, अगर हम इसको देखें तो IBCA, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, IBCA। देखो सवाल पुराना है लेकिन संभावना है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कंपलसरी हो गए हैं। अब वो सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये जो अलायंस था, जैसे सोलर अलायंस बना, बड़ा चर्चा में रहा, कई बार सवाल पूछे गए, अब तक आ रहे हैं उसके सवाल, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस जो था ये कब बना था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? बिग कैट अलायंस की शुरुआत हुई थी 9 अप्रैल 2022 को। याद रखें, ये ABCA जो है, IBCA जो है, ये कब बना था? 2022 में बना था, ठीक है। और इसको बनाने का काम करा था, इसकी घोषणा करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई? और इसमें यह कहा गया कि दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों को, बिल्ली की प्रजाति से ये 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षित किया जाएगा। बिग कैट्स अलायंस में कितनी कैट्स की बात हुई है? तो 7 कैट्स की बात हुई है। अब सवाल पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सी कैट्स ऐसी है या ऐसा समूह है जो बिग कैट अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो तुम्हें यह भी तो पता होना चाहिए कि 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की बात हुई है। वो 7 कौन कौन सी हैं? वो 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी हैं जिनके संरक्षण की बात हुई है? तो इसमें प्रावधान क्या रखा गया है? इसमें इस बात की घोषणा की गई है, देखिए 7 बड़ी कैट्स का संरक्षण, सात बड़ी कैट्स का संरक्षण करेंगे हम IBCA में, ठीक है। वो 7 बड़ी कैट्स कौन कौन सी होंगी? देखो, एक है बाघ, बाघ को इसमें शामिल किया गया, मतलब टाइगर। एक इसमें नाम आता है शेर, लोयन को इसी में शामिल किया गया है। तीसरा आता है, उसे कहते हैं तेंदुआ। ये तेंदुआ ही गुलदार है ना। हाँ, हमारे यहाँ खूब है कि हाँ वहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया, ठीक है। लोगों ने तेंदुआ देखा, ठीक है, और किसी दिन तेंदुए ने लोग देख लिए तो फिर दिखाई नहीं देते, वो कहाँ चले गए, है। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग तो तेंदुओं को देख लेते हैं
लेकिन कभी कभी कोई इंसान किसी इंसान को तेंदुआ देख लेता, तो भाई तुम तेंदुओं को देखते रहो, ये अच्छी बात है, बस तेंदुआ तुम्हें ना देखे, क्योंकि अगर तेंदुए ने तुम्हें देख लिया है ना, तो फिर आप कभी दिखाई नहीं दोगे। ठीक है, बड़ा खौफ होता है इन चीज़ों का भी। अच्छा, ये जो है ना, देखो जो जंगल में लोग रहते हैं ना, वो बड़ी संजीदगी से रहते हैं और जानवरों के बीच में रहते हैं। वो जैसे तुम देखोगे जो वन विभाग में काम करने वाले लोग हैं, उनको आप देखो कितनी हिम्मत का काम है, नहीं है, जंगल में रहते हैं, तो उनके पास ना वो एक हैबिट भी है और उनके पास में ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित भी कर सकते हैं। तुमने देखा होगा जहाँ जंगल में उनके वो घर बने होते हैं ना, ऑफिस टाइप होते हैं, तो वहाँ पर बाड़ा होगा और बाड़े के चारों तरफ जो है वो लाइट के तार होंगे। ठीक है, मतलब उससे हल्का करंट लगेगा कि कोई भी जीव जो है छलांग मार के किसी भी तरीके से बाड़े के अंदर ना आए। वो अगर बाड़े वाली लाइन हटा दोगे ना, ठीक है, तो जो तेंदुआ, शेर, जो भी जानवर हैं वो विंडो में से झांक के जाएंगे। हाँ, ठीक है, और फिर आदमी जो है ना, हाँ, ये सोचेगा अब कैसे बाहर जाऊँ, तो इसलिए बड़ी सेफ्टी उनकी होती है। चलिए, 7 बिल्लियों में एक नाम आता है बेटा, उसे कहते हैं चीता। एक नाम आता है उसे कहते हैं जैगुआर। जैगुआर। एक नाम आता है हिम तेंदुआ। देखो, हिम तेंदुआ, ये जो हमारे यहाँ वाला तेंदुआ और जंगल का तेंदुआ, ये हिम वाला बहुत अलग है, ये बर्फीले इलाके में रहता है ना। इसको स्नो लेपर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नो लेपर्ड कहते हैं। ठीक है, और ऐसी होता है क्लाउडेन लेपर्ड। ये 6ठा नंबर है, 7वां हो जाएगा क्लाउडेन लेपर्ड। तो ये दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिनको संरक्षित करने की बात आई है। तो याद रखो, एसएससी ना यहाँ से सवाल पूछ लेगी और वो सवाल ये पूछेगी कि जो बिग कैट्स अलायंस है उनमें कौन सी कैट शामिल नहीं है। बिग कैट अलायंस में कौन सी कैट शामिल नहीं है। तो ये तो नाम होंगे ही भाई, 3 नाम ये होंगे, एक नाम इन 7 में से बाहर होगा। जो भी होगा वो नाम उसी में शामिल हो जाएगा, कहेंगे कि इसमें किसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, एक है 4th एशियाई खो खो चैंपियनशिप। ये 4था है एशिया के अंदर चैंपियनशिप हुई है खो खो की। तो देखिए, 4th एशियाई खो खो चैंपियनशिप। तो खो खो एक खेल होता और खो खो का जो खेल है उससे संबंधित है ये चैंपियनशिप। इसका आयोजन जो है वो असम में हुआ है। कहाँ हुआ इसका आयोजन? असम में। आयोजन जरूर याद रखें, ये प्रतियोगिता कहाँ हुई है, तो इसका आयोजन हुआ बेटा असम में और इसका विजेता बना भारत। इसका विजेता कौन बना है? भारत। एक्चुअल में क्या है कि जो भारत विजेता बना है, भारत की पुरुष और महिला टीम दोनों ही फाइनल में जीते हैं। तो पुरुष टीम भी व महिला टीम, भारत की पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने खो खो चैंपियनशिप जीत ली, जो कि कहाँ आयोजित हुई थी भैया? जो आयोजित हुई थी असम में। 2023 में ही एक मनाया गया गज उत्सव। एक नाम आता है बेटा गज उत्सव का।
अब मैं आपसे थोड़ी सी बात पूछूंगा और आपको बताना है। ये लिखा मैंने गज उत्सव 2023। एक तुमने नाम सुना होगा, एक होता हाथी महोत्सव। बताओ कहाँ मनाया जाता? राजस्थान में। कहाँ? जयपुर में। और ये क्या है? गज उत्सव है। अब ये मत समझ लें भाई साहब गज माने हाथी, नहीं, ये दिमाग में हमारे होता है। गज माने हाथी होता तो पता चला कि गज उत्सव भी आप जो है वो जयपुर में लगा बैठे। गज उत्सव का आयोजन असम में हुआ है और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। गज उत्सव का जो आयोजन हुआ है वो हुआ बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ का है? असम का। वैसे काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ सिर्फ एक सींग वाले गैंडे होंगे। जंगल में सभी प्रजातियाँ होती हैं, बस ये है कि ज़्यादा क्या चीज़ देखी गई है। और अब सुनो, ऐसा भी नहीं है कि एक सींग वाले गैंडे जो हैं वो सब जीवों से ज़्यादा हैं। यहाँ चीते भी हैं, यहाँ हाथी भी हैं, यहाँ जंगल के छोटे छोटे जानवर जो होते हैं भाई, भेड़िया, लकड़बग्घा, रेप्टाइल्स, पक्षी सब होंगे ना। तो क्या उन सबसे ज़्यादा गैंडे हैं? मतलब जिधर देखो गैंडे ही नज़र आ रहा? ऐसा नहीं। भारत में जो गैंडों की संख्या वो सबसे ज़्यादा है यहाँ काजीरंगा में। इसलिए वो गैंडों के लिए फेमस बताते हैं कि गैंडे अगर देखने हैं तो काजीरंगा आप जाइए घूमने के लिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और इसी के बगल में मानस असम का, तो ये हाथी के लिए भी फेमस है। तो याद रखा काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम का है वहाँ पर गज उत्सव का आयोजन हुआ है। और एक सवाल और याद रखना, इसका उद्घाटन जो करा था, उद्घाटन जो है वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करा। द्रौपदी मुर्मू ने। कौन सा उत्सव है ये? और एक मैंने बताया था गज मतलब हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव कहाँ का है? अब वो गड़बड़ हो जाती है ना, जैसा कहते हैं ना एलिफेंटा की गुफाएं और हाथी गुफा। अच्छा, नाम कैसा लग रहा है? कोई कह रहा है भैया एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, एलिफेंटा गुफा कहाँ है। ये कह रहा है भैया ये बताओ हाथी गुफा कहाँ है। अब ये दोनों अलग अलग हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और हाथी गुफा कलिंग में है। कलिंग नरेश राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा और एलिफेंट गुफा का मतलब तो एक ही दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। वैसे ही हाथी महोत्सव और गज उत्सव दोनों अलग अलग हैं, इस वजह से बताया है। चलो भाई।